एक लड़की पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वह इंटर 90% अंकों के साथ उत्तीर्ण करती है। फिर आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेती है। उसका सपना था यूपीएससी परीक्षा को पास करके आईएएस अधिकारी बनना। वह लड़की अपने पढ़ाई को उच्च स्तर से जारी रखती है, लेकिन घर वाले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उसके भावनाओं की कद्र नहीं करते। जैसे ही वह लड़की ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, तभी उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। लड़की बहुत मायूस हो जाती है। उसे लगता है कि अब मैं शायद अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी वह अपने माँ बाप के फैसले का सम्मान करती है और शादी कर लेती है। जब ससुराल जाती है तो उसे बहुत उम्मीद होती है कि मेरे पति मेरा साथ देंगे मेरे सपने को पूरा करने में। लेकिन वहां भी उसके साथ वही होता है, जैसे उसके माँ बाप कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसकी भावनाओं को नहीं समझे, वैसे ही सास ससुर भी थे जो उसके सपनों को मार देना चाहते थे। वह कहते जब वह लड़की पढ़ाई करती तो उसे कहते कि क्या तुम्हें पढ़ लिखकर कलेक्टर बनना है? करना तो तुम्हें घर का काम ही है। उसके लिए तो तुमने पढ़ाई कर लिया है, छोड़ दो पढ़ाई। लेकिन वह लड़की जरा सा भी डगमगाती नहीं है अपने लक्ष्य से। भले ही घर वाले कुछ भी कहे, वह अपने पढ़ाई को जारी रखती है और अपनी निगाह में अपनी मंजिल को रखती है। अनबन घर में जो हो रहा था उसमें उसका पति भी साथ नहीं दे पाता। वह अपने माँ बाप के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाता था। इस तरह से लड़की बहुत मायूस और हताश हो जाती। तब उसे लगा कि अब शायद मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वह तलाक लेने का फैसला करती है और कोर्ट में जाकर तलाक का केस फाइल कर देती है। फिर जुट जाती है जी जान से अपनी पढ़ाई करने में और अपने लक्ष्य को पाने में। आखिर एक दिन वह समय भी आता है जब वह लड़की अपनी मंजिल को पा लेती है। जिस कामयाबी के शिखर पर वह लड़की पहुंच जाती है, वहां पर पहुंचने के लिए लोग बरसों मेहनत करते हैं। फिर भी उसके बाद भी गारंटी नहीं होता कि वह मंजिल को पाएंगे या नहीं पाएंगे। आखिर उस लड़की के राह में हुई अनबन और संघर्ष, उसके बाद कामयाबी की जीवन गाथा जानेंगे हम आगे वीडियो में। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। कलेक्टर ऑफिस में बहुत गहमागहमी होती है। सुबह का समय था। नई कलेक्टर मैडम आने वाली थी तो सारे स्टाफ जो थे वह तैयारी में लगे थे। थोड़ी ही देर में जब 10 बजते हैं, तभी कलेक्ट्रेट प्रांगण में एक सफेद कलर की गाड़ी आती है और सभी कर्मचारी गाड़ी के पास दौड़ पड़ते हैं। बड़े बाबू दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खोलकर फूलों का गुलदस्ता मैडम को देते हैं और क्रम से जितने भी लोग होते हैं सब मैडम को स्वागत के लिए हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े थे। मैडम नीली ऑरेंज साड़ी पहने, आंखों पर पावर का चश्मा लगाए, हाथ में घड़ी और मोबाइल लिए और दूसरे हाथ में डायरी लिए हुए बहुत सुंदर और सभ्य लग रही थी। वह गाड़ी से उतरते ही सभी के हाथों से फूलों का गुलदस्ता लेकर अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े होते हैं क्लर्क वहां के राजू सिंह। वह अपना सर नीचे झुकाकर खड़े थे। मैडम ने उनके हाथ से भी गुलदस्ता लिया और एक नजर उनकी तरफ देखा, फिर आगे बढ़ गई। अब बड़े बाबू मैडम को लेकर केबिन में चले गए और फिर वहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभी कर्मचारी मैडम के केबिन में उपस्थित हुए। फिर बड़े बाबू सबका पद और परिचय की जानकारी देने लगे। पंक्ति में दूसरी तरफ खड़े होते हैं राजू सिंह, जो मैडम के ठीक सामने खड़े थे। जब उनका नंबर आया तब वह सबसे लाइन के आखिर में चले गए तो मैडम ने कहा बड़े बाबू से कि आप इनका परिचय क्यों करवा रहे हो, रहने दो, यह अपना परिचय खुद देंगे। तब राजू सिंह मैडम से कहते हैं कि मेरा नाम राजू सिंह है और मैं इस ऑफिस में क्लर्क हूँ। इतना कहकर वह झट से बाहर निकल जाते हैं। राजू सिंह को बाहर जाते हुए देखते हैं तो बड़े बाबू को लगता है कि शायद राजू सिंह किसी बात से नाराज है और इस तरह से जाना किसी को अच्छा नहीं लगा। नई कलेक्टर मैडम के स्वागत में सब लोग लगे थे और मैडम की सुंदरता, सभ्यता और व्यवहार की सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोग ऑफिस में कार्य की चर्चा कर रहे थे और राजू सिंह एक टेबल पर उदास होकर बैठा था, मानो उसे कोई परेशानी हो।
तभी बड़े बाबू राजू के पास आकर थोड़ा नाराजगी से पूछा कि आपको इस तरह से कलेक्टर मैडम के केबिन से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन राजू सिंह कुछ जवाब नहीं देता। वह अपनी नजरें गड़ाए फाइल में सिर्फ देखता रहता है। बड़े बाबू वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन राजू सिंह ड्यूटी पर नहीं आता। वह बड़े बाबू को फोन करके बता देता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा ऑफिस। अब कलेक्टर मैडम को ज्वाइन हुए वहां पर 1 महीना हो गया था। अब तक कलेक्टर मैडम के सामने स्टाफ के जितने भी कर्मचारी थे वह किसी न किसी बहाने अपने काम को लेकर जा चुके थे। जो नहीं आया था मैडम उसे किसी न किसी काम के उद्देश्य से अपने पास बुला चुकी थी। यानी मैडम सबका चेहरा एक बार देख चुकी थी, सिर्फ राजू सिंह ही ऐसा था जो अभी तक मैडम के सामने एक भी बार नहीं आया। महीने भर में ना तो मैडम ने उसे किसी काम से बुलाया। राजू सिंह को जब भी जरूरत पड़ती मैडम के पास जाने का तब वह अपने दूसरे सहयोगी को भेज देता कि यह लो मेरी फाइल और जाकर मैडम के पास यह काम करवा दो। इस तरह से ऐसे ही काम चलता रहा। कलेक्टर मैडम रोज जब ड्यूटी पर आती तब वह एक बार हाल में खड़े होकर सभी स्टाफ कर्मचारी से गुड मॉर्निंग बोलती और चली जाती। मैडम की यह आदत सभी को बहुत अच्छी लगती, लेकिन राजू सिंह मैडम से नजर मिलाने से कतराता। कई दिनों तक मैडम ने जब उसे अपने स्थान पर नहीं देखा तब उन्होंने पूछा बड़े बाबू से कि क्या राजू सिंह ऑफिस नहीं आ रहे हैं, तो बड़े बाबू कहते हैं कि नहीं मैडम वह नहीं आ रहे हैं। तब मैडम बड़े बाबू से कहती है कि क्या उन्होंने कोई सूचना दी है, छुट्टी ली है। तब बड़े बाबू कहते हैं कि नहीं मैडम उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब मैडम थोड़ा नाराजगी में कहती है कि यह तो ठीक नहीं है। इस तरह से किसी कर्मचारी का मनमानी करना और बड़े बाबू को आदेश देती हैं कि तुम जाकर पता करो और पता लगाओ कि वह ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं। तब बड़े बाबू उनके पास फोन करके पता करते हैं और मैडम की नाराजगी के बारे में बताते हैं। तब राजू सिंह अगले दिन ऑफिस आता है और जाकर मैडम के सामने उपस्थित होता है। मैडम नाराजगी से कह रही थी कि मिस्टर राजू यह सरकारी ऑफिस है, यहाँ के कुछ नियम और कानून हैं। अगर आपको छुट्टी चाहिए ही थी तो आप एप्लीकेशन देकर सूचित कर देते, फिर छुट्टी ले लेते। लेकिन राजू सिंह खामोश खड़ा था, वह जवाब नहीं देता है। मैडम फिर अपनी बात आगे जारी रखती है और आगे कहती है कि यह कोई घर आपका नहीं है कि जब जी चाहा तब चले आए, जब जी चाहा तब चले गए। आइंदा याद रखिएगा कि दोबारा ऐसी गलती मत करना वरना मैं आपके खिलाफ जरूर कार्यवाही करूंगी। तब राजू गुस्से में था। वह जवाब दे देता है कि मैडम हमारी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति है, हम किसी अधिकारी के व्यक्तिगत गुलाम नहीं हैं। हमारी छुट्टी बाकी थी तो मैंने ले लिया। इतना कहकर वह मैडम के केबिन से बाहर चला जाता है। मैडम उसे बाहर जाते हुए देख रही थी कि वह कितने गुस्से में था। फिर मैडम बड़े बाबू को बुलाती है केबिन में और उनसे पूछताछ करती है। राजू के बारे में तो बड़े बाबू बताते हैं कि मैडम 2 साल पहले यहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई है। जब से यह आए हैं मैं देख रहा हूँ हमेशा खामोश ही रहते हैं। ना तो इनकी यहाँ पर किसी से दुश्मनी है और ना तो किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती है। वह हमेशा परेशानियों में ही घिरे रहते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। अब मैडम को आए हुए यहाँ पर काफी दिन हो गए थे तो मैडम की ख्याति पूरे जिले में हो रही थी। कलेक्टर ऑफिस से लेकर जनता जनार्दन तक के बीच में मैडम काफी लोकप्रिय हो गई थी और कलेक्टर ऑफिस के ही दूसरे सीनियर अफसर होते हैं। राकेश जी विकास कार्य का हर टेंडर राकेश जी के टेबल से होकर ही गुजरता था और हर टेंडर में राकेश जी का कमीशन फिक्स होता था और ऊपर की जो कमाई होती थी उसमें ऊपर के अधिकारियों तक का शेयर होता था। चर्चा तो यह भी थी कि इसके पहले के जो कलेक्टर थे उनका भी शेयर फिक्स रहता था। अब मैडम को यह सब जानकारी धीरे धीरे ऑफिस में मिल रही थी। तब मैडम ने राकेश जी के ऊपर नकेल कसना शुरू कर दिया। बाद में जब राकेश जी को जानकारी होती है कि मैडम मुझ पर नकेल कस रही है तब वह मैडम के खिलाफ ऑफिस में भी बोलने लगा और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा।
एक दिन किसी टेंडर को मैडम ने पास नहीं किया तो राकेश बहुत नाराज हो गया। वह ऑफिस में ही मैडम के खिलाफ अनाप शनाप बकने लगा और राजू सिंह यह सारी बात उसकी सुन रहा था। लेकिन राकेश बेलगाम होकर लगातार बोले ही जा रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तब वह उलझ गया राकेश से और फिर हाथापाई तक बात आ गई। ऑफिस में हंगामा खड़ा हो गया। स्टाफ सब एक दूसरे को छुड़ाने लगे और हंगामा शोर को सुनकर मैडम भी अपने केबिन से बाहर आ गई। तब जाकर मामला कहीं शांत हुआ और फिर मैडम अपने केबिन में चली गई और बड़े बाबू को बुलाकर पूछा कि आखिर बात क्या है, हंगामा क्यों खड़ा हुआ और यहाँ पर राकेश और राजू सिंह के लड़ने झगड़ने को लेकर जो कर्मचारी थे उनमें चर्चा भी होने लगी कि आखिर राकेश के द्वारा मैडम की बुराई किए जाने पर राजू सिंह क्यों उलझ गया। आखिर क्या बात है? बड़े बाबू को बुलाकर मैडम ने जब पूछा तो उसने बताया कि राकेश आपके खिलाफ बोल रहा था, इसलिए राजू सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ, वह उलझ गया। फिर मैडम बड़े बाबू के माध्यम से ही राजू सिंह को अपने केबिन में बुलाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आखिर यह सब क्या कर रहे थे। यह सरकारी कार्यालय है, कोई आपका घर और सड़क नहीं है कि जब जो जी चाहे वह कर लो। इस तरह से लड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। राजू सिंह सर झुकाए हुए ही कहता है कि राकेश आपके खिलाफ बोल रहा था, मैं काफी देर से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह लगातार आपकी बुराई किए जा रहा था। तब मैडम कहती है कि वह मेरी बुराई कर रहा था ना, आपकी तो नहीं कर रहा था। मैं कानूनी कार्यवाही उस पर करती। आपको लड़ने की क्या जरूरत थी? आपको मेरे लिए लड़ने का अधिकार किसने दिया? लेकिन राजू सिंह चुपचाप सर नीचे करके खड़ा रहा। वह कुछ नहीं बोल रहा था। तब मैडम को और भी ज्यादा नागवार लगता है। वह थोड़ा ऊंचे स्वर में और नाराजगी से कहती है कि राजू सिंह तुम बोलते क्यों नहीं, मैं कुछ पूछ रही हूं ना। तब राजू सिंह गुस्से में अपना सर ऊपर करके मैडम की ओर देखने लगा। मैडम भी थोड़ा नर्वस हो जाती हैं। फिर वह कहने लगा कि अगर मैं अलग हो गया हूं तो क्या हुआ? अगर कोई इस तरह से आपकी बुराई करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतना बोलकर राजू सिंह मैडम के केबिन से बाहर निकल गया और मैडम उसे बाहर जाते हुए देखती रही। अब मैडम के चेहरे पर कई तरह के भाव आ रहे थे, जा रहे थे। मैडम की आंखें डबडबा जाती हैं। वह झट से रुमाल निकालकर आंसुओं को पोंछ लेती हैं। इस घटना के बाद राजू सिंह और कलेक्टर मैडम के बीच अब भी दूरी बरकरार रही। राकेश और राजू सिंह का जो झगड़ा हुआ था वह भी मामला अब शांत हो गया था और राजू सिंह अपने समय पर ऑफिस आता और समय पर घर चला जाता। ऑफिस में सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर 2 दिन बाद अचानक फोन आ जाता है कलेक्टर मैडम के पास कि आपके ऑफिस में कैबिनेट मंत्री जी का जनता दरबार लगने वाला है। मैडम अपने कर्मचारी को सख्त हिदायत देती हैं कि पूरी तैयारी की जाए और कोई भी शिकायत का मौका ना मिले, नहीं तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। जिस दिन मंत्री जी को आना था उस दिन स्टाफ के सभी कर्मचारी सुबह जल्दी आ गए, लेकिन राजू सिंह का कहीं अता पता नहीं होता है। मैडम बार बार उन्हें ही ढूंढ रही थी। जब वह दिखाई नहीं पड़ते हैं तब मैडम बड़े बाबू से कहती हैं कि पता करो राजू सिंह क्यों नहीं आया। बड़े बाबू जब फोन करके पता करते हैं राजू सिंह के पास तो पता चलता है कल रात में ही कुछ बदमाशों ने उन पर कातिलाना हमला कर दिया है और वह घायल अवस्था में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती है। जैसे ही इस घटना के बारे में बड़े बाबू मैडम से बताते हैं वैसे ही उनके चेहरे का रंग उतर जाता है। वह नर्वस हो जाती हैं। मैडम के चेहरे को देखकर बड़े बाबू भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर राजू सिंह की तबीयत खराब। राजू सिंह के घायल होने की सूचना मिलते ही मैडम का चेहरा क्यों उतर गया और मैडम फिर बड़े बाबू से कहती हैं कि आप यहाँ की तैयारी देख लीजिए और मुझे इसी वक्त ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। तब बड़े बाबू आश्चर्य में कहते हैं कि मैडम अगर आप चली जाएंगी तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा करो मैं स्टाफ के किसी दूसरे कर्मचारी को राजू सिंह को देखने के लिए उनके पास भेज देता हूँ। आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है, आप मत जाइए।
लेकिन मैडम जल्दी जल्दी में अपना बैग लेकर गाड़ी की तरफ जाते हुए कहती हैं कि नहीं, मुझे मंत्री जी के आगमन से भी ज्यादा जरूरी है अस्पताल जाना, और वह झट से गाड़ी पर बैठकर चली जाती हैं। और मैडम का इस तरह से जाना बड़े बाबू और स्टाफ के दूसरे भी कर्मचारियों को बहुत आश्चर्य लग रहा था। कलेक्टर मैडम के अचानक अस्पताल में पहुंचने से अस्पताल परिसर में भी खलबली मच गई। मैडम लिफ्ट से जाना चाहा, लेकिन लिफ्ट ऊपर थी तो आने में उसे समय लगता। इसलिए मैडम झटपट सीढ़ियों से चलने लगी और जाकर आईसीयू वार्ड में पहुंच गई। मैडम को इस तरह भागते हुए जाते देखकर अस्पताल के डॉक्टर भी सदमे में आ गए और वह भी मैडम के पीछे पीछे आ गए। मैडम ने आईसीयू वार्ड में देखा तो वहां पर राजू सिंह अब भी बेहोशी के हालात में पड़ा था। उसे इस तरह से देखकर मैडम के आंख से आंसू आ जाते हैं, लेकिन मैडम अपने आंसुओं को इतनी सफाई से छुपा लेती है कि किसी को पता नहीं चलता। फिर वहां के उपस्थित डॉक्टरों से राजू के बारे में पूछती हैं। तब डॉक्टर कहते हैं कि अब इनकी हालत स्थिर है, अब वह खतरे से बाहर हैं। तब मैडम डॉक्टरों को सख्त हिदायत देती है कि कोई लापरवाही इलाज में मत बरतना, और मैडम जब तक वहां पर रही तब तक उनका फोन लगातार बजता रहा। उन्होंने फोन नहीं उठाया। जैसे ही वह राजू बाबू को देखकर आईसीयू वार्ड से बाहर निकली तब उन्होंने फोन उठाया तो बड़े बाबू ने बताया कि मंत्री जी अब यहां से नाराज होकर जा चुके हैं। मैडम वापस अपने कार्यालय में आती हैं तो वहां बड़े बाबू भी मैडम से पूछते हैं कि आप इस तरह से क्यों चली गई, लेकिन मैडम इसका कुछ जवाब नहीं देती। एक हफ्ते बाद राजू सिंह की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। वह घर पर आकर आराम करने लगे। उस दिन के बाद से मैडम दोबारा अस्पताल में तो नहीं गई, लेकिन वह बड़े बाबू के माध्यम से उनका बराबर हालचाल लेती रही। 2 हफ्ते बीत गए। तब एक दिन छुट्टी का दिन होता है तो मैडम अपने ड्राइवर से कहती हैं कि गाड़ी उठाओ, चलो राजू को मुझे देखने चलना है। और साथ में सुरक्षा गार्ड की भी गाड़ियां होती है। सब लोग जाकर राजू सिंह के घर पर पहुंच जाते हैं। तब मैडम उसे देखती हैं कि राजू एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं और पूरे शरीर पर उनके पट्टियां लगी हुई हैं, और यह भी देखती हैं कि राजू सिंह पास में ही टेबल पर रखी दवा और पानी को ले नहीं पाते हैं। उसे लेने का प्रयास करते हैं, जो बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी। दर्द के मारे राजू सिंह से रहा नहीं जा रहा था, लेकिन अचानक दरवाजे पर मैडम को खड़ी देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है। मैडम अपने सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर को रोककर उसके कमरे में दाखिल होती है और उसके पास में ही पड़े टेबल पर से जग उठाकर गिलास में पानी डालकर और दवा लेकर राजू सिंह को खाने के लिए देती हैं। राजू सिंह कुछ नहीं बोलता, मैडम के हाथ से गिलास को ले लेता है और दवा खाने के बाद कहता है कि आपको इस तरह से यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आखिर ऑफिस के लोग तरह तरह की बातें करेंगे तो क्या जवाब देंगे हम। तब मैडम कहती हैं कि यही बात तो तुम्हें उस दिन सोचना चाहिए था जब तुम राकेश जी से मेरे लिए उलझ पड़े थे। राजू सिंह फिर खामोश रह जाता है। फिर दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। राजू सिंह के पास में ही कुर्सी रखी होती है। मैडम उस पर बैठ जाती है और कुछ देर के बाद कहती हैं कि यहाँ पर अकेले ही रहते हो। तब वह अपनी आंख छिपाते हुए कहता है कि हाँ, मैं अकेले ही रहता हूँ। तो मैडम फिर कहती हैं कि क्या कमरे की दशा बना रखी है, ना चारों तरफ कचरा ही कचरा बिखेर रखा है। अकेले ही क्यों रहते हो, यहाँ पर बीवी बच्चों को साथ में नहीं रखते या उन्हें भी छोड़ दिया है। तब राजू सिंह कुछ देर खामोश रहता है तो मैडम फिर बोलती हैं कि अगर बीवी बच्चे को साथ में रखते तो यह कमरा तो कम से कम साफ रहता, तुम्हें बना बनाया भोजन तो मिलता, दवा पानी तो मिलता। तब इस बार राजू सिंह बोल पड़ता है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तब मैडम कहती हैं कि आखिर क्यों नहीं की शादी। तब राजू सिंह जवाब देता है कि आपने भी तो शादी नहीं किया है ना। तब मैडम के आंख से आंसू आ गए। वह अपना सर नीचे कर लेती है। राजू ने मैडम की ओर देखते हुए कहा कि मैंने तुम्हें घर से तो निकाल दिया, लेकिन दिल से नहीं निकाल पाया। बहुत याद आती है तुम्हारी। तब वह कलेक्टर मैडम भी कहती हैं कि मुझे भी आपकी बहुत याद आती है,
और राजू सिंह के आंसू पोंछते हुए कहती है कि पापा ने तो मुझे बहुत जोर दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मुझे पता था कि एक ना एक दिन आप जरूर समझोगे, मुझे जरूर मेरी कदर करोगे, इसलिए मैंने भी शादी नहीं किया। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और अपने आंसुओं को पोंछने लगते हैं, और आंसुओं को पोंछते हुए ही राजू सिंह ने जवाब दिया कि आखिर हम दोनों ने अपनी अपनी नादानियों के चलते कैसे इतना समय बर्बाद कर दिए। मुझे क्षमा कर देना संगीता। तब मैडम ने कहा कि आपके ऊपर हमला राकेश ने ही करवाया था और मैंने उसे सस्पेंड कर दिया है और पुलिस में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दिया है। तब राजू ने कहा कि यह तो आपको नहीं करना चाहिए था मैडम, अब तो हमारे और तुम्हारे रिश्ते का ज्यादा ही बात का पतंगड़ बनाया जाएगा लोगों के द्वारा। तब मैडम ने कहा कि यही बात तो तुम्हें 5 वर्ष पहले सोचना चाहिए था, तो हम दोनों आज साथ साथ होते, उस समय तो नहीं सोचा। राजू ने मैडम की ओर गौर से देखते हुए कहा कि मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी भलाई के लिए ही किया। मैं तुम्हारी शिक्षा के खिलाफ कभी नहीं था। मैं तुम्हें जरूर समझा सकता था, लेकिन अपने माँ बाप को अपने हिसाब से चलने के लिए कैसे कहता। फिर मैडम बोली कि मैंने क्या मांगा था उनसे और आपसे। मैंने तो सिर्फ यही कहा था ना कि मेरी शिक्षा जारी रहने दो, मेरी पढ़ाई मत छुड़ाओ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन वह लोग चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसी घरेलू महिला की तरह सिर्फ घर गृहस्थी संभालूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और आप भी तो मेरे खिलाफ ही थे। तब राजू सिंह कहते हैं कि मैं आपके खिलाफ, आपके शिक्षा के खिलाफ कभी नहीं था, लेकिन रोज रोज की झगड़े से खींचतान से तंग आ चुका था। तो आखिर क्या करता? ना तो तुम्हें समझा पा रहा था, ना तो अपने माँ बाप को समझा पा रहा था, तो आखिर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। लेकिन इसका रास्ता तो सिर्फ यही नहीं था कि तलाक ही लिया जाए। मैडम फिर से आगे बोली कि तुमने भी उस दिन मुझे मायके जाने पर मजबूर कर दिया था, जबकि उस टाइम पर तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। यह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे द्वारा भेजे गए तलाकनामे पर मैंने सिग्नेचर नहीं किया, वरना पापा तो कह रहे थे कि सिग्नेचर कर दो और रिश्ते से मुक्त हो जाओ। लेकिन वह सब मुझे मंजूर नहीं था। देखो ना आज मेरी किस्मत और मेहनत रंग लाई, जो मेरे सपने साकार हुआ। इतना सुनने के बाद राजू की आंखों से भी आंसू निकलने लगता है और वह मैडम का दोनों हाथ पकड़कर क्षमा मांगता है कि मुझे माफ कर दो संगीता, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। यह मुझे बाद में एहसास हुआ और आपने यह अच्छा किया कि मेरे द्वारा भेजे गए तलाकनामे पर सिग्नेचर नहीं किया, वरना मैं एक बहुत बड़े पाप का भागीदार होता। इतना कहकर दोनों लिपट कर रोने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद मैडम अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर से कहती हैं कि तुम लोग आज घर जाओ, मैं कल सुबह ऑफिस में मिलूंगी। मैडम के मुंह से इस तरह की बात सुनकर ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड भी आश्चर्य से उन्हें देखने लगे और वहां से चले गए। उसके बाद मैडम कमरे के दरवाजे को बंद करके अंदर चली जाती है और दोनों पति पत्नी इतने दिन के बिछड़ने के गम को भुलाकर, सारे गिले शिकवे को भूलकर फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की यह पति पत्नी की कहानी, जो बिछड़ने के बाद फिर से एक हो गए और पत्नी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए अपने लक्ष्य को निगाह में रखा और घर वालों से अनबन जरूर हुआ, लेकिन वह अपने फैसले से डगमगाई नहीं और अपने सपने को साकार किया। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।